हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी जो क्लास है ये रात्रि 8 बजे रोज़ यूपी पुलिस के लिए होती है। यूपी पुलिस, ये हमारी जो रात्रि 8 बजे वाली क्लास है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशली की जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जिसमें हम बेहतरीन घटना चक्र की सीरीज़ लेकर आते हैं, जिसमें 37 प्रश्न होते हैं। ये 37 प्रश्न ही क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी के 37 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हिंदी में कितने प्रश्न? 37 प्रश्न। तो ध्यान रखिए, ये हमारी क्लास रोज़ रात्रि 8 बजे आती है। बेहतरीन प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में मैं इतने बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लेकर आऊँगा और लेके आ भी रहा हूँ कि आपके मेरी कोशिश रहेगी आपके 37 में से हिंदी में 37 नंबर आ जाएँ। जीके की गारंटी नहीं होती, जीके की भी मैं क्लास चला रहा हूँ, लेकिन हिंदी तो ऐसा विषय है, ये हमारी मातृभाषा भी है, जिसमें पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं यदि इसको समय दिया जाए। तो मेरा आपसे आग्रह है, मेरी आपको पर्सनल सलाह है, आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप अभ्यास करिए मॉडल पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, क्या कहता है पहला प्रश्न? प्रश्न पहला कहता है, मैं थोड़ा इसे जूम कर दूं, ठीक है, अब ठीक है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर जो कथा लिखी है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मान लो आपने अपने जीवन पर कुछ लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? आत्मकथा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन पर कुछ लिखता है तो वो क्या कहलाती है? किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी हुई कथा क्या कहलाएगी? जीवनी। और अपने ही जीवन पर स्वयं वही व्यक्ति लिखे तो वो क्या कहलाएगी? आत्मकथा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी व्याख्या भी है। आपको जब लगे कि क्वेश्चन डाउट में है, ये क्वेश्चन में संदेह है, आप क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं हो, मैं आपको इसकी व्याख्या भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आंसर इसके प्रश्न आए हुए हैं तो उनके आंसर भी दिए गए हैं, डाउट हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अन्न और अन्न शब्द के सही अर्थ भेद का चयन करिए। बताइए अन्न और अन्न में क्या होता है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। अन्न और अन्न, तो सर ये जो पहला वाला अन्न है, इस अन्न मीन्स क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से जवाब दीजिए। इस अन्न मीन्स होता है अनाज। जो ये पीछे अन्न लिखा है, इस अन्न मीन्स होता है दूसरा। ऑप्शन सही होगा ए। बहुत बेहतरीन, अनाज और दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, बहुत सावधानी पूर्वक आप प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसे अभ्यास करिए जैसे आपको लगे आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं। ऐसे अभ्यास करने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम निकलता है। बताइए निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत आराम से बताइए, निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है ना कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे उपसर्ग आगे, ठीक है? बताइए निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? सर निर्गुण में निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, इसका जवाब देना। बहुत बेहतरीन प्रश्न, देखते हैं बहुत सारे लोगों का जवाब गलत होगा। आया हुआ प्रश्न है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। आया हुआ प्रश्न है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। क्या मूल शब्द है? मूल शब्द जानते हो? मूल शब्द क्या होता है?
यदि कोई शब्द है और उसमें से प्रत्यय और उपसर्ग हटा दिए जाएं तो बचा हुआ शब्द मूल शब्द कहलाता है। जैसे जैसे मैंने लिखा जादूगर। अब एक शब्द है, अब इसमें से प्रत्यय और उपसर्ग जो भी लगा हो उसे हटा दो तो क्या बचेगा? सर इसमें गर प्रत्यय लगा है तो बचा जादू। तो इसमें मूल शब्द क्या है? जादू। तो मूल शब्द किसे कहते हैं? किसी भी शब्द में यदि कोई प्रत्यय उपसर्ग लगा है या प्रत्यय उपसर्ग दोनों लगे हैं या एक लगा है, उसे हटा दो और हटाने के बाद जो बचता है वो मूल शब्द कहलाता है। तो खिलौना में मूल शब्द खेल होता है। क्या होता है? खेल। बहुत लोग जवाब दे रहे होंगे खेल, ये गलत है। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, खिलौना में कौन सा मूल शब्द है? खेल। चलो मैं इसकी व्याख्या भी दिखा देता हूँ। खेल मूल शब्द है। क्या है? खेल मूल शब्द है और ओना प्रत्यय लगाने पर खिलौना शब्द बना है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो, दीजिए जवाब। एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न दीजिए। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो किस प्रकार की अशुद्धि है? सर उन्होंने नहीं होना चाहिए, यहाँ गलती है। तो क्या होना चाहिए? या होना चाहिए उन्हें। उन्हें कहाँ जाना है? क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए उन्हें कहाँ जाना है। और क्या होना चाहिए? या होना चाहिए उनको कहाँ जाना है। उनको या उन्हें होता तब ठीक है, उन्होंने कहाँ जाना है ये तो गलत बात है। तो ये उन्हें, उन्होंने, उन्हें ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो क्या गलती है? सर्वनाम संबंधी गलती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर्वनाम संबंधी गलती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, दीजिए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? बहुत बढ़िया। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। जल्दी से जवाब दीजिए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, गलत जवाब नहीं आना चाहिए, ऐसे प्रश्न फिर आगे रिपीट होंगे। सही जवाब दीजिए। अगर सही नहीं आया जवाब तो हम आपको बताएंगे और इसको छाप लेना दिमाग में। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? यदि मैं किसी सामासिक पद को तोड़ूं तो क्या कहलाएगा? तो समास पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ समास का, मैं यदि पूछूं, बताओगे आप? यदि मैं पूछूं समास का विलोम क्या होता है, टाइप करिए कमेंट में। समास का विलोम क्या होता है? तो सही जवाब होगा समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम विग्रह मत लगाइएगा। समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है और समास का विलोम होता है व्यास। अच्छा एक और बात बताइए, अगर सर समास का विलोम व्यास है तो संधि का विलोम क्या है? संधि का विलोम होता है विग्रह। रट लीजिए, समास का विलोम व्यास, संधि का विलोम विग्रह और संधि को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। बहुत लोग गलती करते हैं कि संधि का विलोम विच्छेद बता देते, नहीं, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद, संधि का विलोम विग्रह। समास को तोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह, समास का विलोम व्यास। याद रखिएगा और कहीं ये कॉपी में साइड पे लिख लीजिए। ऐसे प्रश्न, ऐसी बारीकियां आपको हिंदी में, ये हिंदी इम्प्रूवमेंट में आपकी मदद करती हैं, ये हिंदी अच्छी करती हैं। ऐसी बारीकियां कई लोगों से आपको अलग बनाती हैं, ये ज़रूर सीखिएगा और इनको कहीं लिख लीजिए कहीं साइड पे। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए बताइए अगला प्रश्न,
कर्मवाच्य में प्रदान होता है, कर्मवाच्य में प्रदान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या प्रदान होगा? कर्म प्रदान होगा। वेरी गुड। क्या प्रदान होगा? कर्म। पूछा जाए कर्तवाच्य में क्या प्रदान होगा? तो कर्ता प्रदान होगा। भाववाच्य में क्या प्रदान होगा? भाव। तो अभी इस प्रश्न का जवाब क्या है? कर्म। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, अच्छे से जवाब दीजिए। और जब हमारा ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर आज समाप्त हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 37 में से कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बताइए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वह अव्यय कहलाते हैं। वे सभी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। लिंग ना बदले। लिंग का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस हिंदी के शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बने, जिस हिंदी के शब्द का वचन एक वचन बहुवचन ना बने, ये शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे जैसे लिखा है तथा। बनाओ, क्या तथा का एक वचन बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं। क्या तथा का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। तो तथा कैसा शब्द है? अव्यय। जैसे तथा अव्यय शब्द है। जैसे एक और मैं बता दूं, मैं इसको मिटा दूं, बहुत सारे अव्यय शब्द हैं। जैसे इसलिए शब्द है, इसलिए, इसलिए का एक वचन बहुवचन बनाइए, नहीं बनेगा। बनाइए किंतु, किंतु का नहीं बनेगा। परंतु, लेकिन, और, ये शब्द क्या हैं? ये अव्यय शब्द हैं, क्योंकि ना तो इनके एक वचन बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ना इनका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द क्या हैं? ये अव्यय शब्द हैं। इसलिए का बनाओ, इसलिए का बनाओ, इसलिए का बहुवचन कुछ बन सकता है? बिल्कुल नहीं, असंभव है। तो जितने भी बताए हैं शब्द ये सब अव्यय हैं। और अव्यय बहुत ढेर सारे शब्द हैं, सिर्फ इतने ही नहीं हैं, हिंदी में अव्यय भरे पड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये जो विराम चिन्ह दिख रहा है, इस विराम चिन्ह का नाम बताओ। बहुत इजी प्रश्न है। ये विराम चिन्ह का नाम क्या है? इस विराम चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड। योजक कैसा होता है? एक छोटी रेखा, योजक। अल्प विराम कैसे होता है? ये कोमा, छोटा सा कोमा, ऐसे, ये अल्प विराम। और पूर्ण विराम कैसे होता है? एक रेखा ऐसी, पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ सामान्य ना देकर मुहावरे सॉरी मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। तो कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? खाली स्थान पे भरा जाएगा। ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। एक और बेहतरीन प्रश्न बताइए। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ये प्रश्न गलत ना हो, ये प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि ये प्रश्न हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, क्या आंसर होगा? आंसर डी, एक ही काम से दो लाभ होना। एक ही काम से दो लाभ होना, एक पंथ दो काज। जैसे मोहन आगरा पेपर देने गया और उसने ताजमहल भी देखा, तो भैया पेपर देना और ताजमहल देखना दो काम हो गए, ठीक है, एक ही बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव है। बहुत बेहतरीन, बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव है। मैं इसे थोड़ा पीडीएफ को ऐसा कर लूँ, नहीं आपको नीचे आंसर दिख जाता है, बहुत चालाक लोग हो। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है?
हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। क्या होता है? हास। अच्छा बताओ, रति किसका स्थायी भाव है? तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये श्रृंगार का स्थायी भाव है। ये बीभत्स रस क्या है? ये रौद्र रस क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रौद्र का क्या होगा? क्रोध। और बीभत्स का क्या होता है? बीभत्स का स्थायी भाव, बीभत्स का होता है जुगुप्सा या घिनौनापन। और रौद्र का क्या होता है? क्रोध। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कोई बताए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? सर इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया किस किस से मिलकर बनी होती है? ये दोहा और रोला से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसमें 6 होते हैं। नहीं तो छंद में सामान्यतः कितने चरण होते हैं? 4। लेकिन कुंडलिया में कितने हैं? 6। कुंडलिया किस किस से मिलकर बनी है? दोहा और रोला से। अच्छा एक बात बताओ, कुंडलिया में कितनी 6 में से कितनी लाइनें होती हैं जो कितने चरण दोहा के और कितने चरण रोला के होते हैं? तो 6 में से जो ऊपर के 2 चरण हैं वो दोहा के होते हैं। ये निश्चित ही होता है, ये निश्चित है, ये नियत है कि कुंडलिया के ऊपर जो 2 चरण होते हैं, प्रथम 2 चरण वो दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण वो रौला के होते हैं। किसके होते हैं? रौला के। याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, जवाब दीजिएगा आप। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? जवाब दे दीजिएगा, जरा सा भी टाइम ना लगे। ये प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति किस में होती है? अनुप्रास अलंकार में होती है। किस में होती है? अनुप्रास अलंकार में। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है अब बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं। बताइए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्यान से सुनिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई। बताइए शब्द कैसे, जैसे हमने एक शब्द लिखा, ऐसे लिखा कमल, तो बताइए शब्द किससे मिलकर लिखा है? सर एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये, वर्डों के मेल से बना है शब्द। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड कहलाती है, वर्ड। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, दीजिएगा जवाब। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो तपस्वी शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सही जवाब दीजिए। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्वनी। क्या होता है? तपस्वनी। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। इसी तरह अभ्यास करते रहिए, आप एग्ज़ाम तक आपकी हिंदी का लेवल बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ मैं एक एक प्रश्न की जितनी व्याख्या हो सकती है मैं उसे समझाऊंगा, ताकि एक प्रश्न के सहारे कई प्रश्न आपको आने लग जाए। चलिए आचार्य का पुल्लिंग बताइए। आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य स्त्रीलिंग है, तभी तो पुल्लिंग पूछा है ना। ये स्त्रीलिंग है आचार्य, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य। क्या होता है? आचार्य। चलिए आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बहुत अच्छा, सोच समझ के प्रश्न पढ़िए, सावधानी पूर्वक, इसमें गलती होने के चांस हैं। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। बताओ ये पुस्तक रखी है, वाक्य में कौन सा वचन है? अच्छा बताओ, हमने लिख दिया पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं, इसका वाक्य में कौन सा वचन है? तो पुस्तकें रखी हैं ये वाक्य में बहुवचन है। अगर लिखा है पुस्तक रखी है तो ये वाक्य में कौन सा वचन है? ये एक वचन है। ये कौन सा वचन है? एक वचन। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। चलिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है?
क्या आप बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो दीजिए आंसर। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक बात बताओ, कारक के भेद कितने होते हैं? 8। अब कारक ढूंढोगे कैसे? कहोगे सर कहाँ से कारक बताएं? तो जब किसी भी शब्द पर अंडरलाइन ना हो, ऐसा ऐसा छोड़ दिया जाए वाक्य, तो जो कारक चिन्ह दिख जाए उसी का नाम बताना है। तो बताओ, कहीं पे शब्द पे ऐसी कहीं अंडरलाइन है? नहीं है। तो अब कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है? बोले ने दिख रहा है। ने, तो ने किस कारक चिन्ह का है? ने, तो ये सर कर्ता कारक का है। किसका है? कर्ता का। अगर अंडरलाइन कर दे, अंडरलाइन करके पूछे तो आपको बताना है। तो स्पेशली जैसे पूछे, अब बताओ पाठ में कौन सा कारक चिन्ह है? पाठ में, तो ध्यान रहे जिस शब्द में कारक चिन्ह पूछा जाए, कारक चिन्ह उस शब्द से पीछे लगता है। ये ने वाला पाठ में नहीं है, ने वाला शिक्षक का कारक चिन्ह है। शिक्षक के पीछे कौन सा? ने। तो पाठ में कौन सा कारक चिन्ह होगा? तो पाठ के पीछे कौन सा? अब आपको सर दिख नहीं रहा। हाँ, यही तो समझाने वाले हैं, कारक चिन्ह दिखते हैं और कभी कभी नहीं दिखते, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो को में कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक। तो पाठ में पूछा जाए तो कौन सा कारक चिन्ह होगा? कर्म कारक। सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा, हमें ढूंढना पड़ता है। कभी कभी कारक चिन्ह अदृश्य होता है, कभी कभी कारक चिन्ह छिपा होता है, उसे ढूंढना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्ट दिखाई देता है। यही तो हिंदी की खूबी है, यही तो हमारी मातृभाषा की खूबी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। उन्हीं में से एक सर्वनाम है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम। मैं और हम किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम और आप। तुम और आप कहाँ आते हैं? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आते हैं वह, यह, ये, वे आदि शब्द मध्यम पुरुष में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या आपको पता चला? हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा आंसर ए। 3 पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। चलिए आगे चलते हैं। बताइए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताइए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताइए, बताइए, जवाब दीजिए। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सर इसके कितने भेद होते हैं? इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, जरा बताओगे आप कौन कौन से? तो पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और अगला चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं मुख्य। देखिए लिखे भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पहचानिए। कौन सा विशेषण नहीं है? पहचानिए और बताइए। तो कौन सा विशेषण नहीं है? चलो आपको एक ट्रिक बताते हैं। कैसे चेक करोगे ये शब्द विशेषण है कि नहीं? कैसे चेक करोगे मैं बताऊं। ये शब्द है, इसको उठाओ और इसके पीछे संज्ञा लगाओ। संज्ञा, कोई भी संज्ञा शब्द, कोई भी। जैसे पथरीला व्यक्ति, क्या फिट बैठ रहा है? अगर फिट बैठ जाए तो विशेषण है और नहीं बैठ रहा तो विशेषण नहीं है। पथरीला व्यक्ति लग सकता है, जैसे कहते हैं पथरीली आँखें, व्यक्ति के लिए तो नहीं लगता, वो तो बता दिया। पथरीली आँखें या पथरीला आदमी, पथरीला इलाका, क्या ये पथरीला संज्ञा के साथ फिट बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है। पूछा गया है कौन सा विशेषण नहीं है। चलिए बी चेक करो।
क्या नमकीन विशेषण है या नहीं? करते हैं। नमकीन, जैसे मैं कहूँ दाल मोठ नमकीन होती है। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ कि मैं आपको कोई उदाहरण दूँ, क्या उदाहरण दूँ? एक वही उदाहरण दे रहे कि दाल मोठ नमकीन होती है। तो नमकीन दाल मोठ क्या है? नमकीन दाल मोठ, नमकीन दाल मोठ। क्या इस शब्द के पीछे संज्ञा फिट बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है, तो ये पद विशेषण है। अच्छा, बर्फीला चेक करो, बर्फीला के पीछे संज्ञा लगाओ। बर्फीला इलाका, बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला राज्य, बर्फीला पहाड़, बिल्कुल फिट बैठ रही, ये भी विशेषण है। तो ऑप्शन ए में भी विशेषण है, बी में भी विशेषण है, सी में भी। तो विशेषण कौन नहीं है? डी। नहीं तो लगाओ संज्ञा। नमक दाल मोठ, नमक दाल मोठ नहीं। क्या इस शब्द के पीछे कोई संज्ञा यूज हो जाएगी? नहीं होगी। आंसर सही होगा डी। डी एक विशेषण नहीं है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी, एक विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो करने या होने का बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? करने या होने का बोध कराने वाले क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? ये क्या प्रश्न गलत तो नहीं है? अच्छा, काल किसे कहते हैं? उसने गलत टाइप हो गया। काल किसे कहते हैं? वो कहता है काल क्या कहलाता है? काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ क्या है? जो हिंदी में काल होता है ना, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसका अर्थ क्या है? काल किसे कहते हैं? तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने का जो समय है ये काल कहलाता है। क्रिया किस समय में घटित हो रही, वो वर्तमान काल में हो रही घटित तो वर्तमान काल, भूतकाल में हो चुकी तो भूतकाल, भविष्य में होगी तो भविष्य काल। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे प्रश्न। चलिए बताइए, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यदि कोई शब्द हिंदी भाषा से बिना परिवर्तन के संस्कृत में आता है तो क्या कहलाता है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। ये हिंदी है ना, अपनी हिंदी है मातृभाषा। हिंदी में दो तरह के शब्द आते हैं। एक शब्द डायरेक्ट संस्कृत से आते हैं, डायरेक्ट संस्कृत से ज्यों के त्यों, और एक शब्द ऐसे आते हैं जो संस्कृत से बदल के आते हैं। एक शब्द संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में हैं और दूसरे प्रकार के हिंदी में कैसे शब्द हैं? संस्कृत के बदले हुए शब्द। जो शब्द हिंदी में संस्कृत के सीधे सीधे आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और जो बदल कर हिंदी में आए, जो बदल गए, जिनकी शक्ल बिगड़ गई, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि संस्कृत भाषा के हिंदी में बिना परिवर्तित, बिना बदले, सीधे सीधे आ गए, वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। और अगर बदल के आए, रूप परिवर्तित करके हिंदी में आए तो तद्भव। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? पहचानिए तद्भव। हमने ट्रिक बताई थी एक कि तत्सम शब्द पढ़ने में कठिन लगते हैं, तद्भव शब्द थोड़ा सरल होता है। सर, ग्राम तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है। ग्राम का तद्भव होगा गांव, ग्राम का तद्भव है गांव। अश्रु तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव होता है आंसू, आंसू। और सूर्य भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा सूरज। तो सर ये ऑप्शन ए वाला भी तत्सम है, बी वाला भी तत्सम है, सी वाला भी। तो डी वाला फिर क्या है? ये तद्भव है। और माथा का तत्सम होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क।
ये एक माथा शब्द तद्भव है। ठीक है, आगे चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो समान अर्थ बताए उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द समान अर्थ बताए, या फिर उसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। बहुत बेहतरीन। आइए आगे चलते हैं। बताइए अग्रज का विलोम शब्द बताइए। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? अग्रज, अग्रज मीन्स होता है बड़ा, तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। अनुज मीन्स होता है छोटा भाई, अग्रज मीन्स बड़ा भाई। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धन का मतलब क्या होता है? ये जो धन लिखा है, धन का मतलब क्या है? बताइए। धन का मतलब अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोश। धन का मतलब क्या होता है? अर्थ। आपने सुना है ना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का शास्त्र, धन का विज्ञान। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बस 7-8 प्रश्न और बचे हैं आज के मॉडल पेपर में। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए, उर्वशी किसकी रचना है? बताइए। उर्वशी किसकी रचना है? ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। बहुत बड़े कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने उर्वशी लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, अब गद्यांश बचा है। अब कुछ लोग गद्यांश आते ही छोड़ के चले जाते हैं, जानने दो उनको। आप साथ रहिए, आप अभ्यास करिए। अगर आप अभ्यास करते हैं 5 प्रश्न, तो समझ लीजिए कि ये गद्यांश के 5 नंबर ये मुफ्त के नंबर होते हैं। और ये मुफ्त के नंबर ऐसे नहीं आएंगे, रोज़ रोज़ अभ्यास करना पड़ता है। चलिए मैं तो करवाऊँगा अभ्यास। आज मैं मानता हूँ बोरिंग होता है, लेकिन आपको डेली डेली पढ़ना है। ठीक है, चलिए। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां सुखद है वहीं दुखद है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। यदि कुछ समय एकांत बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। मोबाइल फ़ोन हर वक्त मोबाइल फ़ोन हर वक्त साथ रहना लाभकारी वही परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ अधिक है, बस इसके प्रयोग से कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। आइए इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। मोबाइल के संदर्भ में बात की गई है, बहुत अच्छी बात बताई। गद्यांश से एक फ़ायदा और है, गद्यांश से आपको सीखने को बहुत मिलता है। बताइए, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी रहिए और मोबाइल से आप अपना काम करवा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए।
और बताना कि 37 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए बताइए। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? ये मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यवधान उत्पन्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन जहाँ दुखद है वहीं है, वहीं क्या है? वहीं वहीं सुखद भी है। वहीं क्या है? वहीं सुखद भी है। चलिए आगे बताइए। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ होगा, लाभ। सावधानी बरतिए, जहाँ मोबाइल की ज़रूरत है वहीं इसका प्रयोग होना चाहिए, गद्यांश कहता है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? बताइए। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? पता चल गया होगा। मोबाइल फ़ोन, हमारा मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन। आंसर सही होगा डी। और आखिरी प्रश्न आज के मॉडल पेपर का, बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। आखिरी प्रश्न, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? मैं आपको बता दूं, कोई सी भी कृति इसमें महादेवी वर्मा की नहीं है। ना ये साकेत है, ना ये प्रिय प्रवास है, ना कामायनी है। सर क्यों नहीं है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। साकेत किसकी है फिर? साकेत किसकी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। और ये जो प्रिय प्रवास है ये हरि सिंह उपाध्याय की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। और निहारिका है सुधाकर पांडे की। तो फिर महादेवी वर्मा की क्या है? ये प्रश्न गलत पूछ लिया गया था पेपर में। महादेवी वर्मा की निहारिका नहीं है। महादेवी वर्मा की जो रचना है उसका नाम है निहार। क्या नाम है? उस रचना का नाम है निहार। ध्यान से सुनिए, महादेवी वर्मा की जो रचना है उसका नाम क्या है? निहार। ये है निहार। और निहारिका किसकी है? निहारिका सुधाकर पांडे की है। एक व्यक्ति थे सुधाकर पांडे। तो बताइए आज का हमारा सेशन कैसा लगा? क्योंकि आपके 37 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और ये भी बताइए 37 में से कितने प्रश्न सही हुए? चलो मान लीजिए ये प्रश्न हटा दीजिए, तब भी बताइए कि आपके 36 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो आज का हम लोग अपना सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।